Good morning, students. In our last class, we have discussed that adiabatic process in detail. In that, we have discussed the adiabatic curve as well as we have discussed the derivation for the work done in an adiabatic process. Right now, from today, we are going to start the new topic, that is the mechanical equivalent of heat. Mechanical equivalent of heat. So what do we mean by the mechanical equivalent of heat? Basically, James Prescott Joule, he was a scientist. James Prescott Joule, he was a scientist. He has given us the relation between the work done and the heat energy, right? उन्होंने हमको रिलेशन बताया था वर्क डन और हीट एनर्जी के बीच में. बेसिकली उन्होंने क्या कहा था कि किसी भी सिस्टम पर या सिस्टम में जो वर्क डन होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड और हीट एनर्जी इवॉल्व्ड, राइट? किसी भी सिस्टम के द्वारा या किसी भी सिस्टम पर जो वर्क किया जा रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड. और यहाँ से अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊं, सो आई हैव टू इंट्रोड्यूस अ कांस्टेंट हियर एंड दैट कांस्टेंट विल बी नथिंग बट j, and this j is called the mechanical equivalence of heat constant, right? ये जो j है वो mechanical equivalent of heat होगा. इस j की अगर मैं वैल्यू निकालूं, सो j is equals to w अपॉन में q, राइट? बेसिकली w और q दोनों ही क्या हैं? दोनों ही सेम फिजिकल क्वांटिटीज हैं, बिकॉज हीट एक तरीके की एनर्जी एंड कैपेसिटी टू डू वर्क इज ऑल्सो एनर्जी. सो वर्क डन और एनर्जी सेम थिंग. सो इट इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट, राइट? ये जो जे होगा वो डायमेंशनलेस होगा. और ऑब्वियसली बात है, सिंस इट इज अ कांस्टेंट सो इट मस्ट बी अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी. अगर so this is basically what you call the mechanical equivalence of heat, right? Now the next topic that we are going to study, the next topic would be the next topic is zeroth law of thermodynamics. Thermodynamics का zeroth law we are going to discuss. Basically there are three laws of thermodynamics. All those three laws, that is the zeroth law, first law and the second law, all these three laws we are going to discuss. First of all, the zeroth law of thermodynamics. बेसिकली zeroth law of thermodynamics क्या बोलता है वो समझते हैं. इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं. इसके लिए हमने एक सिस्टम कंसिडर किया, एक सिस्टम जिसमें कि यहाँ पर कुछ सेपरेशंस हमने बना दिए, राइट? ये मैंने मान लिया A, ये B और ये C, ये तीन हमने बाइफर्केशंस बना दिए इस सिस्टम में. सो बेसिकली जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बोलता है? एक चीज और, A और B के बीच में हमने एक इंसुलेटिंग वॉल लगा दी है, राइट? दिस इज द इंसुलेटिंग वॉल. दिस इज द इंसुलेटिंग वॉल. इंसुलेटिंग वॉल का मतलब क्या कि इन A और B के बीच में जो हीट का ट्रांसफर है वो नहीं हो पाएगा, राइट? दैट इज द हीट कैन नॉट गो फ्रॉम A टू B और फ्रॉम B टू A. लेकिन ये दोनों ही सेपरेटली कांटेक्ट में है C के साथ विद द हेल्प ऑफ अ कंडक्टिंग वॉल. एक कंडक्टिंग वॉल की हेल्प से ये दोनों जो पार्ट्स हैं वो C के साथ कंडक्टिंग वॉल की हेल्प से कांटेक्ट में है. कंडक्टिंग वॉल की हेल्प से कांटेक्ट में होने का मतलब कि A से C में हीट जा सकती है, ऑल्सो C से B में हीट जा सकती है, B से C में जा सकती है, बट A से B में हीट नहीं जा सकती है, राइट? सो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये बोलता है
कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हमको ये बोलता है कि ए से बी में जो हीट गई, मतलब ये ए और सी के बीच में हीट का ट्रांसफर पॉसिबल है और सी से बी के बीच में हीट का भी ट्रांसफर पॉसिबल है। तो कुछ समय बाद क्या होगा कि ए से सी में जो हीट है वो फ्लो होगी या सी से ए में हीट फ्लो होगी, तब तक होती रहेगी जब तक ए और सी का टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाता है, राइट। सेम चीज बी और सी के साथ भी होगी। कुछ समय बाद जो बी और सी है उनका भी टेम्परेचर जो है वो सेम हो जाएगा। तो अगर ए का टेम्परेचर सी के बराबर और सी का टेम्परेचर बी के बराबर, तो ए का टेम्परेचर भी बी के बराबर, दैट इज जो ए और बी है उन दोनों का टेम्परेचर भी जो है वो सेम हो जाएगा, राइट। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक स्टेट्स दैट द टेम्परेचर इन अ फिजिकल क्वांटिटी, बेसिक जो अगर दो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है एक थर्ड सिस्टम के साथ सेपरेटली, देन दे विल आल्सो बी इन द थर्मल इक्विलिब्रियम। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बोलता है if two system are in thermal equilibrium with the third system, then they both must be in the thermal equilibrium with each other as well। वो दोनों एक दूसरे के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में हो। और यहाँ से हमारे पास टेम्परेचर का कंसेप्ट भी आ जाता है। जो टेम्परेचर की डेफिनेशन हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में डिस्कस की थी कि ये जो टेम्परेचर है वही हमको बताता है कि हीट का ट्रांसफर कहाँ से कहाँ होगा। और हमने ये चीज पढ़ी थी कि जो हीट है वो हमेशा हाई टेम्परेचर रीजन से लो टेम्परेचर रीजन की तरफ फ्लो करती है। तो टेम्परेचर को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं that the temperature is the physical quantity which has same value, the temperature is that physical quantity which tells me the flow of heat from one body to the another, right। यहाँ से साइन कन्वेंशन इम्पॉर्टेंट है कि हम किस केस में टेम्परेचर को पॉजिटिव लेंगे, किस केस में उसको नेगेटिव लेंगे, राइट। तो साइन कन्वेंशन इम्पॉर्टेंट है, किस केस में हीट को पॉजिटिव लिया जाएगा, कब हीट को नेगेटिव लिया जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट ये बोलता है कि अगर किसी सिस्टम के द्वारा हीट एब्जॉर्ब की गई है तो वो पॉजिटिव होगी, और अगर किसी सिस्टम के द्वारा हीट दी गई है तो वो नेगेटिव होगी, राइट। मतलब कि अगर कोई सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करता है तो पॉजिटिव, अगर वो हीट को रिलीज करता है तो नेगेटिव, राइट। ऑल्सो एक चीज जो साइन कन्वेंशन के द्वारा, दैट इज अगर किसी सिस्टम के द्वारा वर्क किया गया है तो वो पॉजिटिव, और अगर किसी सिस्टम के पर वर्क किया गया है तो वो नेगेटिव। सो वर्क डन बाय द सिस्टम, एक सिस्टम के द्वारा जो वर्क किया जाएगा, वर्क डन बाय द सिस्टम इज टेकन टू बी पॉजिटिव, व्हाइल वर्क डन ऑन द सिस्टम इज टेकन टू बी नेगेटिव, राइट। एक सिस्टम पर जो वर्क, एक सिस्टम के द्वारा जो वर्क किया जाएगा वो पॉजिटिव होगा, और एक सिस्टम के ऊपर जो, एक सिस्टम पे जो वर्क किया जाएगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। सो द साइन कन्वेंशन इज इम्पॉर्टेंट व्हाइल वी आर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स। तो वहां पे किन कंडीशंस में हम इसको पॉजिटिव लेंगे, किन में नेगेटिव लेंगे, ये चीज यहाँ पे समझना इम्पॉर्टेंट है, राइट। नाउ the next topic that we are going to discuss is, the next topic would be first law of thermodynamics। थर्मोडायनामिक्स का जीरोथ लॉ हमने समझ लिया कि अगर दो सिस्टम्स एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं तो वो थर्ड सिस्टम के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो वो एक दूसरे के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। दैट वाज बेसिकली द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। नाउ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टेट्स दैट आपने किसी सिस्टम को हीट दी, राइट। सो अगर आप किसी सिस्टम को हीट दे रहे हो विच इज बीइंग डिनोटेड बाय क्यू हियर, तो वो जो सिस्टम है वो उस हीट को दो तरीके से यूज करेगा। पहला, वो उसको यूज करेगा अपनी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में, राइट। और सेकेंड थिंग, वो उसको यूज करेगा टू डू सम वर्क, राइट। सो हम किसी भी सिस्टम को जो एनर्जी देते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट, वो उस हीट को दो तरीके से यूज करता है। पहला, उसको यूज करता है अपनी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में, और दूसरा वो उसको यूज करता है टू डू सम एक्सटर्नल
work, right? This is basically the mathematical interpretation of the first law of thermodynamics. जो चीज जो statement हमने बोला अगर हम उसको mathematically express करें, so this can be the expression for this, that the total heat that you are giving to a system is being used to increase its internal energy as well as to do some external work. This is basically what you call the first law of thermodynamics. और इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं दैट दिस कैन बी द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एज वेल, कि जो टोटल एनर्जी थी वो हमेशा कंजर्व्ड रहेगी. यहाँ एनर्जी हीट के फॉर्म में थी, यहाँ एनर्जी वर्क और इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में डिसएसोसिएट हो रही है, राइट. सो जो एनर्जी है इट इज ओनली चेंजिंग फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, नाइदर इट इज बीइंग क्रिएटेड नॉर इट इज बीइंग destroyed, right? So the first law of thermodynamics is inspired by the law of conservation of energy. जैसे हमने जीरोथ लॉ में साइन कन्वेंशंस पढ़े, यहाँ पे भी हमको कुछ साइन कन्वेंशंस डिस्कस करना इम्पोर्टेंट है कि किन केसेस में हम किन चीज़ों को पॉजिटिव लेंगे एंड किन केसेस में कौन सी चीज़ें नेगेटिव कंसिडर्ड होंगी. तो फर्स्ट थिंग, किसी सिस्टम के द्वारा अगर हीट एब्जॉर्ब की जा रही है तो वो पॉजिटिव, अगर इवॉल्व की जा रही है तो वो नेगेटिव, राइट. द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम is taken to be positive. The heat that is evolved by the system that is supposed to be negative, right. एक सिस्टम जो कि हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है वो पॉजिटिव माना जाएगा, एक सिस्टम जो कि हीट को इवॉल्व कर रहा है वो नेगेटिव माना जाएगा. किसी सिस्टम के द्वारा जो वर्क डन किया जा रहा है वो पॉजिटिव और किसी सिस्टम पर जो वर्क किया जा रहा है वो नेगेटिव, राइट. सो वर्क डन बाय द सिस्टम, एक सिस्टम के द्वारा जो वर्क किया जाएगा दैट इज सपोज टू बी पॉजिटिव, एंड द वर्क डन ऑन द सिस्टम, एक सिस्टम पर जो वर्क किया जाएगा दैट विल बी सपोज टू बी negative, right. The third point would be the increase in internal energy of the system is taken as positive and the decrease in internal energy of the system is taken to be negative. अगर internal energy increase हो रही है तो हम उसको positive लेंगे, और अगर internal energy decrease हो रही है तो हम उसको negative लेंगे, right. तो ये कुछ साइन कन्वेंशंस हैं which are important to when we are solving the numericals that are based on the first law of thermodynamics, which is quite important from the perspective of understanding also, right. So this is basically our first law of thermodynamics, that the net heat energy which is given to a system is being used by the system in the two ways. First one is to increase its internal energy, and the another one is to do some external work. Now we are going to discuss the applications of first law of thermodynamics. थर्मोडायनेमिक्स की कुछ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की कुछ एप्लीकेशंस हैं वो हम पढ़ते हैं. सबसे पहले इसकी एप्लीकेशंस हम पढ़ेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस में, राइट. जब हम एक आइसोथर्मल प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो इस आइसोथर्मल प्रोसेस में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एप्लीकेशंस की अगर मैं बात करूं, so by first law of thermodynamics I know that dq is equals to du plus dw, right. Isothermal processes वो process होती हैं which takes place at the constant temperature, right. और चूंकि कोई भी प्रोसेस अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रही है इसका मतलब उसमें टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है. और एक चीज़ और आपको पता है कि किसी भी सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी होती है वो टेम्परेचर पे ही डिपेंड करती है, राइट. तो जब किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी इसका मतलब दिस change in internal energy will be equals to 0, right. That the change in internal energy will be equal to 0, and if change in internal energy is because change in temperature is 0, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है दैट इज चेंज इन टेम्परेचर इज 0, दैट इज व्हाई du विल बी आल्सो बी इक्वल टू 0, क्योंकि किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पे ही डिपेंड करती है. और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा dq इज इक्वल्स टू dw, राइट.
that is, in an isothermal process the entire energy given to a gas is equals to the work done by it, right? मतलब आपको आप जितनी भी हीट एनर्जी दोगे ये पूरी हीट एनर्जी को वर्क डन करने के लिए यूज करेगा और किसी भी तरीके से इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में जो एनर्जी है वो कंज्यूम नहीं होगी, राइट? Now the next process that we are going to discuss is the adiabatic process. एडियाबैटिक प्रोसेस में किस तरीके से ये चीज फॉलो होती है वो समझते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस में भी अगेन वी नो दैट dq is equals to du plus dw, राइट? एडियाबैटिक प्रोसेस में भी हमारे पास आ गया dq is equals to du plus dw। एडियाबैटिक प्रोसेसेस वो होती हैं जिनमें ना तो हीट एब्जॉर्ब होगी ना ही हीट इमिट होगी, ना तो सिस्टम बाहर से हीट लेगा ना तो सिस्टम बाहर से हीट लेगा ना अपने अंदर से हीट बाहर जाने देगा। इसका मतलब कि जो चेंज इन हीट है दैट विल बी इक्वल्स टू जीरो, राइट? जो हीट है वो कांस्टेंट और हीट कहीं से भी किसी भी तरीके से चेंज नहीं हो रही है, दैट इज dq is equals to 0 and if this dq is equals to 0 so du is equals to minus dw, राइट? मतलब जब आप इस सिस्टम की अगर हम बात करें तो इस सिस्टम में जो वर्क डन होगा बाय द सिस्टम इज इक्वल टू द डिक्रीज इन इट्स इंटरनल एनर्जी। मतलब इस सिस्टम में जितनी इंटरनल एनर्जी कम हुई उतना ही अमाउंट ऑफ वर्क डन जो है वो हुआ है, राइट? माइनस साइन ये शो कर रहा है कि वर्क डन, चेंज इन वर्क डन या इंक्रीज इन वर्क डन इज शोइंग द डिक्रीज इन इट्स इंटरनल एनर्जी। So this is the second application of the first law of thermodynamics. इसकी थर्ड एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो इसकी थर्ड एप्लीकेशन हो जाएगी साइक्लिक प्रोसेस में। हम देखते हैं, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन आई एम टेलिंग दिस टू यू दैट साइक्लिक प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस होती हैं जिसमें एक सिस्टम अपनी इनिशियल पोजीशन में फिर से आ जाता है आफ्टर अंडरगोइंग सर्टेन प्रोसेसेस, राइट? जैसे कि एक सिस्टम ने यहां से स्टार्ट किया, उसमें कोई प्रोसेस हुई आइसोथर्मल, फिर कोई दूसरी प्रोसेस हुई, फिर कोई तीसरी प्रोसेस हुई और एट लास्ट वो उसी स्टेज में आ जाता है जहां से उसने शुरू किया था। और इस तरीके की प्रोसेसेस को बोला जाता है साइक्लिक प्रोसेस। मतलब जहां से हमने शुरू किया था हम फिर से वहीं पे आ गए, उसको हम बोलेंगे साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में अगर हम इसके एप्लीकेशन को समझें तो जब एक सिस्टम फिर से अपनी इनिशियल स्टेज में आ गया, इसका मतलब जो पार्टिकल्स थे उनकी पहले जो इंटरनल एनर्जी थी अब भी उनकी इंटरनल एनर्जी सेम होगी। दैट इज जो इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ दैट विल बी इक्वल्स टू जीरो। और अगर इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ है इसका मतलब जो dq होगा वो वर्क डन के बराबर होगा। दैट इज जितनी भी आपने उसको हीट दी है, एनर्जी दी है इन द फॉर्म ऑफ हीट, उसने पूरी हीट एनर्जी को वर्क डन करने के लिए यूज किया है और किसी भी तरीके से जो हीट है उसका इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में कंजम्पशन नहीं हुआ है, राइट? नाउ द नेक्स्ट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में किस तरीके से इसके एप्लीकेशंस देखी जा सकती हैं वो समझते हैं। आइसोकोरिक प्रोसेस वो प्रोसेस होती हैं जो कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे टेक प्लेस होती हैं, राइट? सो अगर कोई प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम पर टेक प्लेस हुई है दैट इज दिस dv शुड बी इक्वल्स टू जीरो, राइट? आइसोकोरिक प्रोसेस में द चेंज इन वॉल्यूम इज जीरो बिकॉज द वॉल्यूम इज सपोज्ड टू बी कांस्टेंट हियर। ऑल्सो एक चीज मुझे पता है that this dw is equals to p dot dv और अगर dv is equals to 0 so this dw should also be equals to 0, right? अगर dv 0 के बराबर है तो dw भी 0 के बराबर होगा और अगर dw 0 के बराबर है तो हमारे पास आ जाएगा this dq is equals to du plus dw and dw is 0, that is dq is equals to du, that is आइसोकोरिक प्रोसेस में जितनी भी आप हीट एक सिस्टम को दोगे वो पूरी हीट को यूज कर लेगा टू इंक्रीज इट्स इंटरनल एनर्जी
एंड आपको बिल्कुल भी जो वर्क डन है वो नहीं मिलेगा, राइट? दैट नन ऑफ द एनर्जी विल बी यूज्ड टू इंक्रीज द internal energy. Now the next and the last that we are going to discuss here is the isobaric process. Isobaric process में किस तरीके से ये जो एनर्जी है वो यूज की जाती है वो समझते हैं. The last one that is the isobaric process, उसमें जो एप्लीकेशन है that thing we are going to see here. Isobaric process, right? सो एक आइसोबैरिक प्रोसेस की अगर मैं बात करूं, सो आइसोबैरिक प्रोसेसेस जो हैं वो कांस्टेंट प्रेशर पे होती हैं, राइट? और आइसोबैरिक प्रोसेस टेक्स प्लेस एट द कांस्टेंट प्रेशर, दैट्स व्हाई दिस dp शुड बी इक्वल्स टू 0, राइट? एक चीज और मुझे पता है दैट दिस dw इज इक्वल्स टू pdv, राइट? मैंने मान लिया pdv मतलब क्या कि चेंज इन वॉल्यूम. मैंने मान लिया कि बाद में पहले कुछ वॉल्यूम होगा v1 और बाद में वो चेंज होकर हो गया v2, राइट? मतलब वॉल्यूम में चेंज कितना हुआ, v2 माइनस v1. एक चीज और मुझे पता है दैट दिस dq इज इक्वल्स टू du प्लस dw. यहां से अगर मैं इस dw की वैल्यू पुट करना चाहूं, so that I will get du plus p v2 minus v1 and this is dq, right? So इस तरीके से एक आइसोबैरिक प्रोसेस में जो पीवी डायग्राम होगा, दैट इज प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम होगा, वो एक स्ट्रेट लाइन होगी जो कि वॉल्यूम एक्सिस के पैरेलल होगी, राइट? मतलब अगर मैं इसको ग्राफिकली समझूं, ये P और ये V, इसको अगर हम ग्राफिकली समझें तो इसका जो एप्लीकेशन आएगी दैट विल बी एक स्ट्रेट लाइन जो कि इस V एक्सिस के पैरेलल होगी, राइट? सो इस तरीके से ये कुछ एप्लीकेशंस हैं ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स दैट वी कैन सी हियर, राइट? नाउ this many applications must be sufficient for you to study. Now the next topics we are going to discuss in the next classes. So that's all for today's class. Thank you.